तो दोस्तों आज हम भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों भारत देश को तलवार के दम पर तो हर किसी या हर राजाओं ने लगभग जीत लिया, लेकिन संस्कृति के दम पर न तो कोई राजा जीत पाया और न ही कोई अंग्रेज या कोई पुर्तगाली या कोई फ्रांसीसी जीत पाया भारत को। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं 100% सत्य है यदि हम भारत के पूरे इतिहास का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आज हम पूरा जो भारत का इतिहास है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से घटित हुआ था उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली, या मैंने मोहम्मद गोरी का टॉपिक पढ़ लिया, या मैंने अलाउद्दीन खिलजी, या इसके अलावा कोई से टॉपिक जैसे बाबर, या मैंने सर अंग्रेज पढ़ लिया, अंग्रेज का आगमन कैसे हुआ, आक्रमण पुर्तगाली कैसे आए, लेकिन पूरी सीरीज नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पूरी सीरीज जोड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक समझने की कोशिश के लिए मैं आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो दोस्तों इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात आपने सुनी होगी। तो अगर हम भारत के इतिहास की तुलना आज के इतिहास या आज जो प्रेजेंट से करें तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। अब वो कैसे? तो दोस्तों भारत का जो इतिहास है वो सिर्फ कुछ एक या दो टॉपिक्स पे टिका हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई गांव या कोई शहर या कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई सभ्यता जब भी कठिनाई के दौर से गुजरती है तो वो सरल मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सरल मार्ग ढूंढने के लिए जैसे इतिहास गवाह है अशोक ने 16 महाजनपद को जीत लिया था, लेकिन अंत में उसने धर्म का सहारा लिया और बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपना जीवन बचा हुआ व्यतीत कर दिया। मतलब उसने कठिनाई किसका मार्ग चुना? सरलता का। सरलता की जो मार्ग में धर्म भी आता है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? दोस्तों सभ्यता मतलब उस समय एक राज्य था, लगभग आज से 5000 ईस्वी पूर्व। इसकी खोज मतलब इसके बारे में पता हमें कब चला? तो 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता के अंदर जितने भी शहर थे वो सभी सिंधु नदी के तट पर थे। इसीलिए सिंधु नदी के तट पर सभी शहर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? इस सभ्यता में जो सबसे पहले शहर की खोज हुई थी उस शहर का नाम था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आज जो व्यक्ति गांव में रहता है उसका सपना क्या हो सकता है? शहर जाने का। एक व्यक्ति जो शहर में रहता है उसका सपना क्या हो सकता है? मेट्रो जाने का। तो जनरली हर व्यक्ति ग्रोथ करना चाहता है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति जो मेट्रो में रहता है वो शहर की ओर आना चाहता है, या जो शहर में रहता है वो गांव की ओर आना चाहता है। तो दोस्तों ये आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेकिन जो हमारा इतिहास है वो आज से जस्ट उल्टा है। मतलब उस समय जो हमारा इतिहास जो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता की जो बात है जो वैदिक काल वो था ग्रामीण। कहने का मतलब हम शहरों से गांव की ओर लौटे हैं, न कि गांव से शहरों की ओर। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स से दो प्रकार की होती है, एक सरप्लस और एक सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस। दोस्तों सरप्लस और सब्सिस्टेंस जिसे आज आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है शाम का खाना आप घर पे जाते से ही खा लोगे, कल का मिल जाएगा, एक महीने का मिल जाएगा, एक साल का अनाज हमारे घर पे ही रखा है।
तो ये जो इकोनॉमिक्स से होगी वो क्या होगी? सरप्लस। क्यों? क्योंकि जीवन यापन के साथ साथ हमारे पास अधिशेष भी है, अधिशेष भी है, अधिशेष। सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हमारे पास जो भी है वो सिर्फ जीवन यापन के लिए है, आज के लिए है, न कि कोई हमारे पास शेष है। इसीलिए उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, वो क्या थी? सरप्लस। अब इतिहास खुदाई में उस समय हमें यहां पर विशाल अन्नागार उस समय मिला। अब दोस्तों अगर अन्न या अनाज होगा तभी तो अन्नागार उस समय लोगों ने बनाया होगा। तो इस बात से यह क्लियर हो जाता है कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था रही होगी वो क्या रही होगी? सरप्लस। दोस्तों जब हम गुलाम थे या जब भारत गुलाम था 1947 के पहले की अर्थव्यवस्था क्या रही होगी? तो वो रही होगी सब्सिस्टेंस अर्थव्यवस्था उस समय की रही होगी। क्यों? क्योंकि उस समय हम सिर्फ जीवन यापन के लिए करते थे, क्योंकि बचा हुआ अनाज तो ब्रिटेन चला जाता था। तो दोस्तों उस समय की जो इकोनॉमिक्स है, तो कहने का मतलब यहां पर जो भारत की हमारी जो स्टार्टिंग जो सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक्स थी वो क्या थी? सरप्लस। मतलब हमारा जीवन सादा सिंपल सरल चल रहा था। और सादा सिंपल जीवन चल रहा है मतलब हम सरलता से किसकी ओर जाएंगे? कठिनाई की ओर। सरलता से दोस्तों हम किसकी ओर जाएंगे? कठिनाई की ओर। तो दोस्तों इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसके बाद वैदिक काल, और वैदिक काल के जो बाद महाजनपद काल आया था। महाजनपद काल जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद के बाद हम जनरली अशोक जो कि बिंदुसार का लड़का था, अशोक ने 16 महाजनपद लगभग जीत लिए थे। अब अशोक के बाद फिर हम 712 जो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर मुसलमानों का जो पहला आक्रमण था। इसके बाद जनरली हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, ये तो जनरली लुटेरे थे। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ राज करने के लिए आए थे। अलाउद्दीन खिलजी, इसके अलावा 1526 में जो बाबर के बाद हम यहाँ पर अकबर जो कि 1556, और इसके बाद अंग्रेजों की एंट्री करवा देंगे जो कि 1606 से लेकर 1947। अंग्रेजों ने किस प्रकार हम पे शोषण किया या भारत के लोगों पर किस प्रकार शोषण किया, तो भारत के लोगों ने उसके लिए कोई युद्ध लड़ा या जंग लड़ी, उसके बारे में हम बात करेंगे। 1946 में या 1935 का अधिनियम भी इसके पहले हम पढ़ लेंगे। 1946 में संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, वो भी हम करवा देंगे। और 1947 में भारत देश को आज़ाद भी जनरली हम वीडियो में करवा देंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से अब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता जो यहां पर सादा सिंपल हर इंसान का जीवन आसानी से चल रहा था, मतलब सरप्लस इकोनॉमिक्स थी, कोई टेंशन तो था ही नहीं। अब इसके बाद हम बात करते वैदिक काल। तो दोस्तों वैदिक काल को दो भागों में बांट रखा है, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक काल। आज से हम लगभग 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता में जो कि शहरी सभ्यता थी, तो ऋग्वैदिक में जो व्यक्ति थे इनको कबीले भी कहा जाता था। कबीले ये सब ग्रामीण थे, और कबीले का जो कार्य होता है, इनका जो मुख्य कार्य था वो था पशुपालन। तो दोस्तों पशुपालन का जिसका भी कार्य रहता है वो एक जगह तो ठहर नहीं सकते, तो इसीलिए ये कबीले थे इनके, और ये जनरली भटकते रहते एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और जो उत्तर वैदिक काल थे, उत्तर वैदिक काल में जनरली यहां पर कृषि का व्यवसाय करते थे। और हम वर्ग के बारे में, कृषि का व्यवसाय करते थे और ये लोग थे स्थिर। यहां पर इन कबीले जो थे इनके समूह को बोलते थे जन, जिसे कई गांव मिलकर हम तहसील बोलते हैं। सेम जन को हम तहसील मान सकते हैं यहां पर। और कई जन मिलकर क्या बनते थे? जनपद। तो उत्तर वैदिक काल में जनपद थे और यहां पे क्या थे? जन। सुनना अब,
ये लोग ठहर क्यों गए थे? जैसे जन के साथ इनको क्या मिल गया? पद मिल गया। अब जब पद मिल जाता है किसी इंसान को तो वो क्या होता है? वहां पर ठहर जाता है। जब भी किसी इंसान को कोई पोस्ट मिल जाती है तो वो व्यक्ति वहां पर ठहर जाता है। सेम ये लोग क्या करते? ठहर गए थे। ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे पशुपालन का व्यवसाय करते थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। अब दोस्तों इस समय की जो जनरली ये समझ लो, इनका जीवन साधा सरल था और इनका जीवन हिंसा से भरा हुआ था। उसका एक कारण यह भी था कि सबसे पहले हम यहाँ के देवताओं के बारे में बात करते हैं। तो देवता के बारे में अगर हम ऋग्वेदिक काल में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो देवता थे ये उन देवताओं को मानते थे जो हमें फिजिकली दिखाई देते। फिजिकली जैसे पानी, तो ये पानी को देवता मानते थे। सूर्य, तो सूर्य को क्या मानते थे? देवता मानते थे। हवा जो हम महसूस कर सकते हैं उसे ये क्या मानते थे? देवता। अब उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे लिमिटेड देवता थे और यहाँ पे अनलिमिटेड देवता हो गए। और यहाँ पर जैसे काला जादू, अंधविश्वास, बलि देना, ये सब प्रथाएं यहाँ पर विद्यमान थी उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। तो दोस्तों ये जो काल था ये था हिंसा का काल। और यहाँ पर वैदिक काल, उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी सिर्फ ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में नहीं। इसीलिए शायद यहाँ का जो जीवन था वो था सरल और उत्तर वैदिक काल का जो जीवन था वो कठिन। वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार की उस समय जातियां हुआ करती थी। लेकिन उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी जन्म प्रधान। जैसे यहां पर ब्राह्मण का अगर लड़का है और वो व्यापार करना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा? वैश्य। लेकिन यहां पर जो ब्राह्मण का लड़का है और वो जन्म से ही ब्राह्मण है, या चाहे व्यापार करे तो भी ब्राह्मण होगा, या कोई सा भी बिजनेस करे तो भी क्या होगा? वो होगा ब्राह्मण होगा। तो ये क्या थी? जन्म प्रधान थी। दोस्तों इस समय इतनी गिरावट आई कि उस समय एक पूषण देवता थे। पूषण देवता ऋग्वेदिक काल में पशुपालन के देवता माने जाते थे, पशुओं के देवता माने जाते थे। पशुओं के देवता क्योंकि ये जनरली पशुपालन का व्यवसाय करते थे तो ये पशुओं के देवता को मानते थे पूषण। और उत्तर वैदिक काल में इन्होंने शूद्रों के देवता को क्या मान लिया? पूषण। मतलब जाति में कितना गिरावट है। यहाँ पर सभी जाति के अकॉर्डिंग बटे हुए थे, जैसे ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग और शूद्र अलग। लेकिन यहाँ पर सभी क्या था? कर्म प्रधान। अब दोस्तों इसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में और आगे बात करते हैं। जैसे इसमें जन थे, अभी हमने बात की थी, और यहां पे क्या हो गए थे? जनपद। क्या हो गए थे? जनपद। दोस्तों जन से जब जनपद बने थे ना तो ये क्या करते थे? कृषि का व्यवसाय करते थे। तो इनको अब रुकना पड़ा। पहले ये क्या करते थे? जनरली कबीले थे, ऋग्वेदिक काल में ये कबीले थे तो ये इनका घूमने का कार्य था। अब जनपद में क्या है? ये इन्होंने कृषि को अपना लिया था तो ये एक जगह रुक गए। तो कई जनपद से मिलकर क्या बने? महाजनपद। जैसे कई तहसील, ये तहसील, जन को उस समय हम तहसील बोल सकते हैं और जनपद को बोल सकते हैं जिला, और महाजनपद को बोल सकते हैं हम राज्य। मतलब कई तहसील से मिलकर जिला बना और कई जिलों से मिलकर क्या बने थे? राज्य। अब जो राज्य या जो महाजनपद थे उस समय थे 16। मतलब ये सबसे पहले जिस प्रकार भारत को बांटा गया था ये उस समय के महाजनपद 16 सबसे बड़े महाजनपद कहे जाते हैं। अशोक जो कि बिंदुसार के लड़के थे, बिंदुसार के लड़के अशोक ने लगभग 16 महाजनपद जीत लिए थे। 16 महाजनपद लगभग जीत लिए, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि कलिंग जो लास्ट महाजनपद या आखिरी महाजनपद था उनका, जिनको जीतने गए थे तो वहां पर उन्होंने फिर जीवन भर तलवार न उठाने की कसम खाई थी। किसने? अशोक ने। उसका कारण उससे जब उसने वहां पर ये लाखों लोग मारे गए, लाखों घायल हो गए थे, ये सब देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो उसके बाद उसने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म। सेम वही कठिनता से सरलता का मार्ग अशोक ने भी अपनाया था। और ऐसा भी कहा जाता है, यहाँ तक अगर कई बुक्स हम पढ़ते तो उसमें कि उन्होंने अपने लड़के और लड़की महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मतलब अब जो भी अशोक ने अपना बचा हुआ जो भी जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यतीत किया था। अब महाजनपद के बाद दोस्तों हम मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। 712 दोस्तों 712 के बाद से ही लगभग हम ये मान सकते हैं कि हमारा देश क्या था? गुलाम था।
तो 712 से लेकर 1707 तक या कभी भी, अभी हम इसी पीरियड की बात करते हैं, कभी भी भारतवासियों ने इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं की। उसका कारण क्या था कि सभी राजा बुरे नहीं थे, कुछ को छोड़कर। मतलब कहने का मतलब 712 में जब पहली बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उसके बाद मोहम्मद गजनवी भारत को लूटने आए 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी गजनवी या बहुत सारे राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, तो इन लोगों ने कभी भी भारतवासियों ने इनसे लड़ने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि ये राजा क्या थे? अच्छे। ये अपना मतलब कहने का मतलब ये इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करते जिस प्रकार अंग्रेजों ने किया था। दोस्तों अब इसके बाद अगर हम अंग्रेजों की बात करते तो सबसे पहले अंग्रेजों की एंट्री भारत में हुई थी 1606 में। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि 1606 में एंट्री हुई थी, क्या इससे पहले? तो इससे पहले कोई यहां पर राज करने आया था या सिर्फ व्यापार करने आया था? तो दोस्तों 1606 में अंग्रेज भारत आए थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1498 में पहली बार पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते सूरत में आया था। किसके लिए? सिर्फ व्यापार करने के लिए। तो पुर्तगाली जो थे, जो फ्रांसीसी थे, ये जनरली क्या थे? व्यापारी। इनका कहीं से कहीं तक कोई मकसद भारत पर शासन करने का नहीं था। तो क्या अंग्रेज जब शुरुआत में आए थे तो क्या इनका शुरुआत से ही लक्ष्य भारत में शासन करने का था? तो दोस्तों शुरुआत से इनका लक्ष्य भारत में शासन करने का नहीं था। उसका एक कारण, 1606 में आए, पहली बार इन्होंने भारत में रहकर भारत के खिलाफ आक्रमण 1757 में किया, प्लासी युद्ध। तो जब माना कि आप राजा हो, यदि आप राजा हो तो आज लगभग 50 से 60 साल के होंगे, तो आपको अगर शासन करना है तो आप 20 या 30 साल में आप लड़ाई करोगे, सामने वाले से युद्ध करोगे। तो 20 या 30 साल डायरेक्ट 150 साल, तो 150 साल बाद मतलब इन्होंने भारत में रहकर भारत के खिलाफ लड़ने की, भारत को जीतने की कोशिश की। इसका मतलब ये जब शुरुआत में आए थे ये सिर्फ व्यापार करने आए थे और समय के साथ ये यहां पर शासन करने लग गए थे। तो क्या इनका ये पहला युद्ध था? दोस्तों ये भारत में रहकर भारत के खिलाफ इनका पहला युद्ध नहीं था, इनका तो दूसरा युद्ध था। क्यों? क्योंकि 1612 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगाली के खिलाफ भी लड़ाई या इनका युद्ध हुआ था। तो ये पुर्तगाली के खिलाफ हुआ था, लेकिन भारत के खिलाफ कब हुआ था? 1757 में। अब दोस्तों इस टॉपिक से मैं आपको यहां पे सहिष्णुता टॉपिक समझा रहा हूं। बहुत सारे बोलते हैं कि भारत एक असहिष्णुता देश है। अब 1757 में अंग्रेजों ने भारत पर युद्ध कर लिया। उसके बाद भारत ने कब रिप्लाई किया? 1857। मतलब किसी युद्ध का जवाब देने के लिए उनको 100 साल लग गए। तो भारत और कितना सहन करे? 100 साल लग गए। मतलब भारत क्या है? सहिष्णुवादी देश है। अब 1857 में ये जो हमारा युद्ध था भारत का अंग्रेजों के प्रति पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। तो 1857 का जो युद्ध था उसको मंगल पांडे, ये जनरली। तो अब हम यहां तक दोस्तों आपको भारत का इतिहास समझ में आ गया हो। तो दोस्तों हम वापस इसी पीरियड की बात करते हैं। ऋग्वेद, जैसे दोस्तों हमने पढ़ा यहां पर कि यहां पे वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, यहां पर लिमिटेड देवता थे, अनलिमिटेड देवता थे, यहां पर जाति व्यवस्था का कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन यहां पर जाति व्यवस्था भी प्रचलित थी। सबसे ज़्यादा जो दुख सहन करना पड़ा वो यहां पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को करना पड़ा, क्योंकि स्त्रियों को यहां पर जनरली राजाओं को चुनने का, इसके अलावा शिक्षा का सभी अधिकार, जितने भी स्त्री को अधिकार दिए जाते हैं वो सभी अधिकार ऋग्वेदिक काल में दिए गए। उत्तर वैदिक काल में इसके जस्ट अपोजिट हुआ। स्त्री के जितने भी अधिकार थे वो सब छीन लिए गए। और वैसे यहां पर एक चीज तो छीन लिए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों
जैसे कठिनाई था से सरलता का मार्ग, मतलब ये थे सरल और ये क्या थे कठिन। अब सरलता से कठिन का इन्होंने मार्ग तो ढूंढ लिया, अब सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ा। जो भारत का इतिहास है वो सरलता से किसकी ओर बढ़ा, कठिनाई की ओर। अब वापस किसकी ओर जाएगा, सरलता की ओर जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने यहां पर आए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म मतलब सरलता से कठिनाई की ओर बढ़े और कठिनाई से वापस ये सरलता की ओर बढ़े।